गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12। हाँ, आपका जो पद्य भाग है उस पद्य भाग का लेसन नंबर 4 है, कैमरे में बंद अपाइच। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो राइटर है वो रघुवीर सहाय। उनका इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश लखनऊ में सन 1929 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार से सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स और दिनमान से संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। रचनाएं। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए आदि। काव्यगत विशेषताएं। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। वे साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील और चेतना संपन्न रचनाकार है। साठोत्तरी का मतलब 1960 के बाद की रचनाएं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, रेल, बस और बाजार के बेलोस भाषा में कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रफ्तें भी नहीं रह जाते। वे आत्मान्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों और उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज ने हाशिए पर रखा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। भाषा शैली। रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। भयाक्रांता, अनुभव का आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अन्यतम विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज के दारुण विडंबना को व्यक्त किया है। साथ ही अपने काव्य में सीधी, सरल और सदी भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पे जैसे कि जो आपको चैप्टर दिया गया है कैमरे में बंद अपाइज, इस कविता के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि वर्तमान समाज में जो मीडिया है उस मीडिया का दायित्व तो बहुत बड़ा है। वो समाज के सामने नई नई बातें तो लाता ही है, साथ में हो सकता है कि उसका समाज के प्रति जो दायित्व है वो बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन वर्तमान में जहाँ हम कह सकते हैं कि अर्थवाद चला हुआ, या कह सकते हो कि जहाँ हर समय हर व्यक्ति पैसे को अहमियत दिया जा रहा है, वह पक्ष भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पे देखा जाता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं अपने इस व्यवसाय के रूप में अपनी संवेदना को खो चुके हैं। जैसा कि इस पाठ के माध्यम से बताया, यहाँ पे स्टूडियो में किसी अपाहिज व्यक्ति को बुलाना और उस अपाहिज व्यक्ति से उसके तरह तरह के प्रश्नों को पूछना, क्या वो अपाहिज है, अपाहिज उसे कैसा लगता है, अपाहिजपन के द्वारा उसे कोई कष्ट है या नहीं है, ऐसी बातों को कुरेदा जाता है कि वो व्यक्ति अंदर ही अंदर द्रवित हो उठता है। यहाँ तक की स्थिति होती है कि वो आंखों से आंसू झलकने की कोशिश करवाते हैं। यहाँ उनका मकसद ये है कि उस व्यक्ति को इतना अंदर ही अंदर
पूछा जाए, अंदर ही अंदर उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाए कि वो व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़े। और उनका ऐसा विश्वास है कि अगर वो इस प्रकार का होगा तो दर्शक भी फूट फूट कर रो पड़ेंगे। और जहां दोनों व्यक्ति, दर्शक और साथ में अपाहिज, दोनों साथ साथ रोना शुरू करेंगे, वहीं हो सकता है उनके कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ेगी और हो सकता है कि वो कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे उनकी करुणा छिप जाती है। वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में उनके प्रश्नों का क्या प्रभाव पड़ेगा, या किस प्रकार से वो उसे अंदर ही अंदर प्रताड़ित होगा। प्रतिपाद्य, कैमरे में बंद अपाइश कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति अत्यंत स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा के पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनशील हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो सुख दुख, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरे को कमजोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शक में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा हो सकेगा। वह उसे वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है, वाक्य में उसके व्यापार की पोर खुल जाती है।